ये ZBC की उर्दू सर्विस है। पेश खिदमत है हालात हाजिरा का प्रोग्राम सैरबीन। ये प्रोग्राम हर रोज रात 8 बजे हमारे YouTube चैनल पर पेश किया जाता है। सनीचर 18 जुलाई के सैरबीन से जावेद चौधरी का सलाम। अमरीकी फौज का ईरान पर मुसलसल 7वें शब होने वाले हमलों के इख्तिताम का ऐलान। व्हाइट हाउस का कहना है कि अमरीकी हमलों में सिर्फ ईरानी अस्करी तनसीबात को निशाना बनाया गया है। And during the first 24 hours of the blockade, U.S. CENTCOM has redirected 2 compliant commercial vessels and disabled 1 non-compliant vessel. So, look, the strait is open for ships that are not traveling to and from Iranian ports specifically, and the U.S. Navy is there to ensure that can take place. कुवैती फौज ने कहा है कि ईरानी मिसाइलों और ड्रोन्स ने मुतअद्दिद फौजी मराकज़ और साफ पानी के डिसैलिनेशन प्लांट को निशाना बनाया है, जबकि ईरान ने अक़वाम मुत्तहिदा से अमरीकी हमले फौरी रोकने का मुतालबा किया है। I have one word only. I advise to the representative of the United States to be polite. It will be better for yourself and the country you represent. पाकिस्तानी फौज के शोबा तालुकात आमा यानी ISPR का कहना है कि जिला बन्नू और मुलहिका इलाकों में शदीद फायरिंग के तबादलों में 24 शिद्दत पसंदों को हलाक कर दिया गया है। तो पिछले 24 घंटों में बन्नू और उसके इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों से 24 TTP के शिद्दत पसंद हलाक हुए हैं। पाक फौज ने हालिया दिनों में पुलिस के खिलाफ जो कार्रवाइयाँ हुई हैं उस पर बन्नू में एक सिक्योरिटी ऑपरेशन किया है जिसमें 24 TTP के लोग मारे गए हैं। भारत का कहना है कि कुडन कोलम जौहरी मंसूबे का हसास डाटा लीक नहीं हुआ है। सरकारी मिल्कियत के जौहरी इदारे न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने कहा है कि कुडन कोलम जौहरी प्लांट के डेटा लीक के बारे में जो खबरें आ रही हैं उसमें प्लांट के जौहरी तहफ़्फ़ुज़ और सेफ्टी से मुतालिक कोई जानकारी लीक नहीं हुई है। पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान पनागुज़ीनों की बेदखली की डेडलाइन ख़त्म, पेशावर के ताजरों की तशवीश। ये दुकानें खौफ की वजह से बंद हैं। लोग घरों में हैं, बहुत से खानदान चले गए हैं और बहुत से अब भी यहाँ रह रहे हैं। हर बंदा अपने आप को देखता है, लोगों के मसले मसाइल हैं, इसलिए लोग अपने आप को छुपा रहे हैं। जापान में शाही जानशिनी के कवायद में नरमी, मगर खातून शहनशाह पर पाबंदी बरकरार। I would like to refrain from commenting on issues pertaining to the institution. However, I believe the imperial household's presence and its activities are based on people's happiness and to share both joys and sorrows with them. Regarding the discussion about securing imperial house members, I hope to see a conclusion that can gain understanding of the people. मिली है इंडियन रियासत हरियाणा की खातून कमर्शियल ट्रक ड्राइवर इंडियन छोरी से। मेरा नाम है नीसू देसवाल और मेरी उम्र है 23 साल और यू सफर ड्राइवर छोरी का आज से 2 साल 4 महीने पहले शुरू होया था। सही से लेवल कर दे भाई। जानिए जनूबी कोरिया की बुद्ध मत खानकाहों में प्यार की तलाश कैसे की जा रही है। 잘 되어가고요. 지금 말 못해요. 루비. बैक वक्त 5 क्रिकेटर्स की सलाहियतों के मालिक सर गैरी सोबर्स, जो किसी भी कप्तान का ख्वाब थे, 89 साल की उम्र में चल बसे। I hit the first 4 and that was all right, and I didn't. The 5th one was a little bit of a controversial. I was on my way, but I mean the television show you clearly the man, he didn't catch it and stop. He and the ball went in at the same time, and the umpires discussed it and they thought it was 6. Well, then I thought, well, this one have to go. पाकिस्तान के इलाके बालाकोट में ज़लज़ले के 21 साल बाद घर की तामीर के दौरान बच्चे की बाकियात बरामद। एक वालिद जिन्होंने 21 बरस कबल ज़लज़ले में लापता हो जाने वाले अपने बेटे की नमाज जनाजा पढ़ी थी, उन्हें इतने साल बाद उस वक्त करार आया जब मौज़ाती तौर पर उनके बेटे की बाकियात मिल गईं। 21 बरस कबल ज़लज़ले में हलाक होने वाले उनके बेटे की उम्र 5 बरस थी। इसके अलावा मज़ीद खबरें भी आज के सैरबीन का हिस्सा रहेंगी, मगर हमेशा की तरह पहले अहम आलमी खबरों का खुलासा।
अमरीकी फौज ने ऐलान किया है कि 17 जुलाई को रात के वक्त ईरान के खिलाफ मुसलसल 7वीं रात होने वाले फिजाई कार्रवाइयां मुकम्मल कर ली गई हैं। इससे कबल जुमे की शब अमरीकी सेंट्रल कमांड ने ऐलान किया था कि उसकी अफवाज ने ईरान पर हमलों का एक नया दौर शुरू किया है। सेंटकॉम ने एक्स पर एक पैगाम में कहा था कि ये अमरीकी हमलों की मुसलसल 7वीं रात है। अमरीकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम के मुताबिक कार्रवाइयों के दौरान निगरानी के मराकज, फौजी लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जेर जमीन असला गोदामों और बहरी तनसीबात को निशाना बनाया गया है। बयान में यह भी कहा गया कि इन हमलों में लड़ाका तैयारों, ड्रोन्स, जंगी बहरी जहाजों और दीगर फौजी वसाइल का इस्तेमाल किया गया है। सेंटकॉम ने मजीद कहा कि सदर के अहकामात के मुताबिक ईरान को उसके इकदामात पर जवाबदेह ठहराने की कार्रवाइयां जारी हैं, जबकि ईरानी बंदरगाहों पर बहरी नाकाबंदी पर भी मुकम्मल तौर पर अमल दरामद किया जा रहा है। बयान के मुताबिक इस वक्त मशरिक़ वस्ता में 50,000 से जायद अमरीकी फौजी तैनात हैं जो हर वक्त जंगी कार्रवाइयों के लिए तैयार और मुकम्मल तौर पर ऑपरेशनल हैं। ईरान के पुलों और दीगर शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों के हवाले से जंगी जुर्म के खदशात पर रद्दमल देते हुए व्हाइट हाउस की जानिब से जारी होने वाले एक बयान में कहा गया है कि अमरीकी फौज ने सिर्फ फौजी अहदाफ, जिनमें अस्करी लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी शामिल है, को निशाना बनाया है। व्हाइट हाउस की तर्जुमान का कहना है कि ईरान ने आबनाए हुर्मुज में ज्यादातर शहरी जहाज़ों को निशाना बनाया है और ऐसे हमसाया ममालिक पर भी हमले किए हैं जिनका इस तनाज़े से कोई ताल्लुक नहीं। उन्होंने मजीद कहा कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकी सेंट्रल कमांड को हिदायत दी है कि ईरान की हमले करने की सलाहियत को महदूद किया जाए और ईरानी हुकूमत को इसके इकदामात पर जवाबदेह ठहराया जाए। First, let me address what's happening in the Strait right now. We know that there is a blockade of ships directed by the president for ships entering and departing Iranian ports only. This has been fully implemented and is in full force. This blockade was reimposed due to Iran's inability to honor their agreement with the United States of America. More than 10,000 U.S. sailors, Marines, and airmen, along with 2 aircraft carriers and more than 20 warships and dozens of aircraft, are executing the blockade mission as we speak. And during the first 24 hours of the blockade, U.S. CENTCOM has redirected 2 compliant commercial vessels and disabled 1 non-compliant vessel. So, look, the Strait is open for ships that are not traveling to and from Iranian ports specifically, and the U.S. Navy is there to ensure that can take place. ईरान की जानिब से अमेरिका पर जुमेरात की शब किए गए हमलों में मुतअद्दिद पुलों, रेलवे स्टेशन और एक एयरपोर्ट को निशाना बनाने का इल्ज़ाम लगाया गया था। BBC वेरीफाई ने ईरानी सूबा हुर्मुज़गान में एक पुल पर हमले की तस्दीक की है। दूसरी जानिब कुवैती फौज के मुताबिक ईरानी मिसाइलों और ड्रोन्स ने मुतअद्दिद फौजी मराकज़, फौजी कैंपों, एक बिजली घर और एक डिसैलिनेशन प्लांट को निशाना बनाया है, जिसके नतीजे में चंद फौजी एहलकार भी जख्मी हुए, जबकि तनसीबात को भी नुकसान पहुंचा है। इसी दौरान अमरीकी वेबसाइट एक्सियोस ने एक अमरीकी ओहदेदार के हवाले से दावा किया है कि ईरान ने सऊदी अरब में मौजूद एक अमरीकी फौजी अड्डे पर बैलिस्टिक मिसाइल दागा है। ताहम इस दावे की अभी तक ईरान, सऊदी अरब या अमरीकी हुकाम की जानिब से बाज़ाबिता तस्दीक नहीं की गई। ताहम ईरानी पासदारान इनकलाब ने दावा किया है कि उसके बहरी फिजाई दिफाई निज़ाम ने जनूबी साहिली इलाके असलुया के करीब एक अमरीकी MQ-9 रैपर ड्रोन को मार गिराया है। ईरानी खबर रसा इदारे महर न्यूज़ के मुताबिक पासदारान इनकलाब के शोबा ताल्लुकात आमा का अपने एक हालिया बयान में कहना है कि ड्रोन का सुराग लगाने के बाद इसे पासदारान इनकलाब की बहरिया के ज़ेरे इस्तेमाल जदीद फिजाई दिफाई निज़ाम के ज़रिए निशाना बनाया गया है, जबकि कार्रवाई ईरान के मरबूत फिजाई दिफाई नेटवर्क की रहनुमाई में की गई है। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मंदूब अमीर सईद इरवानी ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस और सलामती कौंसल के सदर को लिखे गए ख़त में हुर्मुज़गान के जनूबी सूबे में पुलों, रेलवे स्टेशनों और रिहायशी इलाकों पर होने वाले मुबैना अमरीकी हमलों की तफसीलात बयान की हैं। ईरानी खबर रसा इदारे महर न्यूज़ के मुताबिक सईद इरवानी ने कहा कि ये हमले अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के आर्टिकल 2(4) की खुली खिलाफवर्जी और ताकत के इस्तेमाल या धमकी देने की मुमानियत की खिलाफवर्जी है। ईरानी सफ़ीर के मुताबिक जुमेरात की रात और जुमे की सुबह होने वाले हमलों में बंदर अब्बास और कोहरिस्तान बंदर खमीर के रास्तों पर कई आम पुल तबाह किए गए हैं। उनके मुताबिक एक पुल को निशाना बनाए जाने के बाद एक आम शहरी की गाड़ी तबाह हुई, जिसके नतीजे में 7 अफराद हलाक और 9 जख्मी हुए हैं। उन्होंने कहा कि बंदर अब्बास के एक रिहायशी इलाके पर हमले में एक शहरी हलाक और 8 दीगर जख्मी हुए। सफ़ीर ने मजीद बताया कि बंदर अब्बास रेलवे स्टेशन, जो बैनुल-अक़वामी शुमाल जनूब ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का एक अहम हिस्सा है, को भी बराह रास्त फौजी हमले में निशाना बनाया गया।
जिससे टर्मिनल को नुकसान पहुंचा और रेलवे के 2 मुलाजमीन भी जख्मी हुए। उनके मुताबिक इस रूट पर मुसाफिर ट्रेन सर्विस मुअत्तल कर दी गई है। ईरानी खबर रसा इदारे मेहर न्यूज़ के मुताबिक खत में कहा गया है कि तस्दीक शुदा 43 हलाकतों में 3 खवातीन और 1 बच्चा भी शामिल है, जबकि जख्मियों में 22 खवातीन और 9 कम उम्र बच्चे शामिल हैं। ईरान की वजारत सेहत के अदाद शुमार का हवाला देते हुए इरवानी ने कहा कि जुलाई के आगाज से जख्मी होने वालों की तादाद 400 से तजावुज कर चुकी है, जबकि 47 अफराद तशवीशनाक हालत में हस्पतालों में जेर इलाज हैं। सईद इरवानी ने कहा कि शहरी इमलाक खास तौर पर अहम ट्रांसपोर्ट और रेलवे नेटवर्क को बार बार निशाना बनाना जंगी जराइम के जुमरे में आता है। उन्होंने वाशिंगटन को जानी नुकसान, जख्मियों, बुनियादी ढांचे की तबाही, माहौलियाती नुकसानात और दीगर नताइज का मुकम्मल तौर पर जिम्मेदार करार दिया। इरवानी ने सलामती कौंसिल पर जोर दिया कि वो अपने चार्टर के तहत अपनी बुनियादी जिम्मेदारी अदा करे और अमेरिका की मुबैना खिलाफ वर्जियों के लिए जवाबदेही यकीनी बनाए। ईरानी सफीर ने मजीद कहा कि अगर अक़वाम मुत्तहिदा कार्रवाई करने में नाकाम रहती है तो ईरान बैनुल-अक़वामी कानून के तहत अपनी खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत, अवाम और कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी इक़दामात का हक महफूज रखता है। पाकिस्तानी फौज का कहना है कि हालिया दिनों में पुलिस के खिलाफ शिद्दत पसंदाना सरगर्मियों में इजाफे और जिला बन्नू में गाड़ी के जरिए खुदकुश बम हमले के पस मंजर में सिक्योरिटी फोर्सेज ने इन हमलों में मुलविस अनासर का सुराग लगाने के लिए वसी पैमाने पर मुश्तरका इंटेलिजेंस इतलात की बुनियाद पर कार्रवाइयाँ शुरू की हैं। पाकिस्तानी फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR की जानिब से एक्स पर जारी एक बयान में दावा किया गया है कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जिला बन्नू और मुल्हिका इलाकों में शदीद फायरिंग के तबादलों में 24 शिद्दत पसंदों को हलाक कर दिया गया है। बयान के मुताबिक हलाक होने वालों के कब्जे से असला और गोला बारूद भी बरामद हुआ है। ISPR का कहना है कि हलाक होने वाले शिद्दत पसंद दहशत गर्दाना सरगर्मियों और बेगुनाह शहरियों के कत्ल में मुलविस थे। ISPR का यह भी कहना है कि इलाके में कार्रवाइयां जारी रहेंगी और इन घिनौने और बुज़दिलाना इक़दामात के मुर्तकिब अनासर को कानून के कटहरे में लाया जाएगा। मज़ीद तफसील पाकिस्तान से मुजम्मिल सौर वर्दी की ज़बानी। जो बन्नू के इलाके की बहुत आपको पता है वीडियोज आई थी, एक स्कूल पर भी टीटीपी ने कब्जा किया हुआ था। तो पिछले 24 घंटों में बन्नू और उसके इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों से 24 टीटीपी के शिद्दत पसंद या हलाक हुए हैं। पाक फौज ने हालिया दिनों में पुलिस के खिलाफ जो कार्रवाइयां हुई हैं उस पर बन्नू में एक सिक्योरिटी ऑपरेशन किया है जिसमें 24 जो टीटीपी के लोग हैं मारे गए हैं। एक स्टेज पे ये कहा जा रहा था कि बन्नू पर तो टीटीपी ने बिल्कुल कब्जा कर लिया है, वहाँ रिट ऑफ द गवर्नमेंट बिल्कुल खत्म हो गई है, लेकिन अब सिक्योरिटी फोर्सेज ने वहां पे ऑपरेशन किया है जिसके नतीजे में आप कह सकते हैं 24 टीटीपी के लोग मारे गए हैं और बाकी जो हैं वो भगा दिए हैं या वो भाग गए हैं, जिसके नतीजे में ये हुआ है कि आप कह सकते हैं कि बन्नू जो है काफी हद तक क्लियर हो गया है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ताल्लुकात में तनाव के बायस अफगान पनाह गुज़ीनों को वतन वापसी भेजने के अमल में तेजी आ गई है। गैर कानूनी तौर पर मुकीम जो अफगान पनाह गुज़ीन रज़ाकाराना तौर पर वापस नहीं जा रहे, उन्हें हिरासत में लेने के लिए पुलिस की कार्रवाइयों में शिद्दत आ गई है। ख्याल रहे कि हुकूमत पाकिस्तान ने मुल्क में दहशतगर्दी के बढ़ते हुए वाक़यात के पेश नज़र सन 2023 में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान पनाह गुज़ीन को उनके मुल्क भेजने का ऐलान किया था। हुकूमत ने मुल्क में मौजूद अफगान पनाह गुज़ीनों और ताजिरों को मुल्क वापस जाने के लिए रवामा 10 जुलाई की डेड लाइन रखी थी, जिसे गुजरे 7 रोज हो चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक सितंबर 2023 से अब तक 24 लाख से ज्यादा अफगान शहरी पाकिस्तान छोड़ चुके हैं। इनमें 2 लाख ऐसे हैं जिन्हें डिपोर्ट किया गया है, जबकि बाकी रज़ाकाराना तौर पर अपने वतन वापस गए हैं। पुलिस छापे मारकर उन्हें वापस वतन भेजने के लिए हिरासत में लेना चाहती है, जबकि बेशतर अफगान इससे बचने के लिए मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। इस सारी सूरत हाल के बावजूद बड़ी तादाद में अफगान पनाह गुज़ीन तोरखम के रास्ते वापस गए हैं, जिनकी तादाद 23,000 से ज्यादा बताई गई है, जबकि 2,000 से ज्यादा अफगान पनाह गुज़ीनों को हिरासत में लेकर डिपोर्ट किया गया है। पिशावर के मुख्तलिफ इलाकों में इन दिनों पुलिस के छापे जारी हैं, जबकि कई अफगान ताजिर गिरफ्तारी से बचने के लिए कभी दुकानें बंद कर देते हैं या बाजारों के साथ गलियों में छुप जाते हैं। बेशतर अफगान बाशिंदे घरों तक महदूद होकर रह गए हैं। पिशावर के इलाके हयाताबाद, बोर्ड बाजार, नासिर बाग रोड और टाउन के इलाकों में मुकीम अफगान पनाह गुज़ीन इस खौफ का शिकार हैं कि उन्हें किसी भी वक्त वापस भेजा जा सकता है। ये दुकानें उन अफगान पनाह गुज़ीनों की हैं जिनके पास अब यहाँ पर रहने के डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं और ये खौफ की वजह से ये दुकानें बंद हैं।
बाज़ लोगों को तो पुलिस यहाँ से उठाकर ले गए हैं, लेकिन बड़ी तादाद में लोग ऐसे भी हैं कि जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो घरों में हैं या छुपे हुए हैं, कि जब ये छापों का सिलसिला रुकेगा तब वो आएंगे। यहाँ पर एक शहरी ने ये भी बताया है कि शाम के वक्त जब उनको ये यकीन हो जाता है कि अब लोग नहीं आएंगे या तो उसके लिए फिर ये लोग यहाँ पे दुकानें खोल लेते हैं। ये दुकानें खौफ की वजह से बंद हैं। लोग घरों में हैं, बहुत से खानदान चले गए हैं और बहुत से अब भी यहाँ रह रहे हैं। हर बंदा अपने आप को देखता है, लोगों के मसले मसाइल हैं, इसलिए लोग अपने आप को छुपा रहे हैं। 10 जुलाई के बाद से यहाँ पर पुलिस से काफी तादाद में लोगों को हिरासत में लेकर डिपोर्ट भी किया गया है। यहाँ से वो यहाँ पे जो एक सेंटर बनाया गया है नासिर बाग रोड पे, वहां पे रखा जाता है और फिर उधर से उनको तोरखम के रास्ते अफगानिस्तान भेज दिया जाता है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ये सूरत हाल कशीदा उस वक्त हुई जब 2023 से पाकिस्तान ने अफगान पनाहगुज़ीनों की वापसी का फैसला कर दिया था और ये कहा था कि अब यहाँ पे अफगान को नहीं रखा जा सकता। तो ये 2-3 साल के अंदर उनके ग्रेजुअली उनकी वापसी होती रही और इस दौरान पाकिस्तान का ये कहना है कि 25 लाख से ज्यादा अफगान अपने वतन वापस जा चुके हैं। इस दौरान अब यहाँ पर जो 10 जुलाई की तारीख दी गई तो उसके बाद से अब सख्ती भी की जा रही है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कशीदा सूरत हाल की वजह से दोनों ममालिक के दरमियान ये सरहद भी एक अरसे से बंद पड़ी है, जिसकी वजह से तिजारत पर भी बुरे असरात पड़े हैं। पाकिस्तान का ये इल्ज़ाम है कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, जबकि अफगानिस्तान का ये कहना है कि उनकी सरजमीन किसी के खिलाफ भी इस्तेमाल नहीं हो रही और उन्होंने पाकिस्तान के इल्ज़ामात की तरदीद की है। लेकिन बुनियादी तौर के ऊपर अब यहाँ पर दोनों ममालिक के दरमियान कशीदा सूरत हाल को संभालने के लिए अब तक कोई ऐसे इकदामात सामने नहीं नजर आ रहे कि दोनों मुल्कों के दरमियान हालात बेहतर हो सकें। भारत के कुडन कोलम जौहरी बिजली घर से मुतल्लक हजारों हसास दस्तावेजात डार्क वेब पर मंजर आम पर आने के बाद साइबर सिक्योरिटी पर नई बहस छिड़ गई है। हुकाम का कहना है कि इस लीक से जौहरी तहफ़्फ़ुज़ या सिक्योरिटी निज़ाम मुतासर नहीं हुआ। ताहम माहिरीन खबरदार कर रहे हैं कि अगर इन दस्तावेजात में तकनीकी नक्शे और अंदरूनी तफसीलात शामिल हैं तो इनका गलत इस्तेमाल मुमकिन है। मज़ीद तफसील दिल्ली से शकील अख्तर की ज़बानी। सरकारी मिल्कियत के जौहरी अदारे न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने कहा है कि कुडन कुलम जौहरी प्लांट के डेटा लीक के बारे में जो खबरें आ रही हैं उसमें प्लांट के जौहरी तहफ़्फ़ुज़ और सेफ्टी से मुतालिक कोई जानकारी लीक नहीं हुई है। न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ने एक बयान में कहा है कि न्यूक्लियर प्लांट के बारे में जिन मालूमात के लीक होने का दावा किया जा रहा है वो कॉमन सर्विस फैसिलिटीज़ की तामीर और उसके लिए सामान की ख़रीदारी वगैरह से मुतालिक है। बयान के मुताबिक ये फैसिलिटी रवायती नौइयत की है और ये थर्मल पावर प्लांट और इस तरह की दूसरी सनती तनसीबात में भी बनाई जाती हैं। इनका जौहरी तहफ़्फ़ुज़ या जौहरी सिक्योरिटी के निज़ाम और उससे मुतालिक जानकारी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन का यह बयान इन मीडिया रिपोर्ट्स के जवाब में आया है जिनमें कहा गया है कि एक हैकर ग्रुप ने इंडिया के सबसे बड़े जौहरी प्लांट कुडन कुलम से मुतालिक तकरीबन 19,000 डिजिटल फाइलें चोरी कर ली हैं और उन्हें अपनी डार्क वेब पर शाये कर दिया है। रॉयटर खबर रसा एजेंसी के मुताबिक वर्ल्ड लीक्स की वेबसाइट पर शाये इन मालूमात में जौहरी प्लांट के वेंटिलेटर का खाका और कंट्रोल रूम का नक्शा भी शामिल है। लीक होने वाली फ़ाइलों में मुबैना तौर पर ज़ेर तामीर यूनिट के बारे में वेंडर की तजवीज़ और प्लांट ऑपरेटर्स और रिलायंस कंपनी के इंजीनियरों के जॉइंट इंस्पेक्शन के रिकॉर्ड और इक्विपमेंट के फ़ोटो भी शामिल हैं। हैकर ग्रुप ने ये फाइलें एक प्राइवेट सनती ग्रुप रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के सर्वर से चोरी की हैं। इस कंपनी को कुडन कुलम जौहरी प्लांट की तीसरी और चौथी यूनिट में प्लांट की तामीरात और इंजीनियरिंग वर्क वगैरह का ठेका दिया गया था। रॉयटर के मुताबिक रिलायंस का कहना है कि एक सर्वर से उसका डेटा जुज़वी तौर पर हैक हुआ था, जिसके बारे में उसने सर्वर फराहम करने वाली कंपनी को जून में अलर्ट किया था। वाशिंगटन में वाक़ यूनियन ऑफ कंसर्न साइंटिस्ट से मुंसलिक न्यूक्लियर पावर सेफ्टी के डायरेक्टर एडविन लेमन ने BBC से बात करते हुए कहा है कि अगर ये वाकई किसी जौहरी तनसीब के नक्शे हैं जिनमें आलात, पाइपलाइनों, केबल्स, दरवाज़ों और दीगर अंदरूनी तफसीलात की निशानदही की गई है तो ये हमलावरों के लिए मददगार साबित हो सकते हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि आम तौर पर इस तरह की मालूमात अवामी दस्तरस से दूर रखी जाती हैं। कुडन कुलम तमिलनाडु के साहिली इलाके में वाक़ मुल्क का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है। ये रूस की एक एटॉमिक कंपनी की मदद से तामीर किया गया है। इसमें 1000 मेगावाट की 6 यूनिटें हैं। 2 यूनिटें पहले से काम कर रही हैं, तीसरी और चौथी यूनिट ज़ेर तामीर हैं।
हैकर ग्रुप के जरिए डेटा लीक की खबर इन्हीं दोनों ज़ेर तामीर यूनिटों के बारे में है। खबरों के मुताबिक इंडिया की साइबर सिक्योरिटी की प्राइम एजेंसी जौहरी प्लांट में डेटा लीक के इस वाक़े की तफ्तीश कर रही है। और अब दुनिया की बाकी खबरों पर एक नजर डाल रहे हैं गजनफर हैदर। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर अमरीकी इंतखाबात में मुदाखलत का इल्ज़ाम लगाया है। उनका ये भी कहना है कि अमरीकी इंटेलिजेंस इदारों को इस बारे में इल्म था, लेकिन उन्होंने मामले को छुपाया। जवाब में वाशिंगटन में चीनी सफारत खाने ने कहा है कि बीजिंग ने कभी भी अमरीकी सदारती इंतखाबात में मुदाखलत नहीं की और ना ही आइंदा ऐसा करेगा। ब्राज़ील के अजीम फुटबॉलर पेले की वो शर्ट जो उन्होंने 1958 के वर्ल्ड कप फाइनल में पहनी थी, न्यूयॉर्क में होने वाले एक नीलामी में $49 लाख में फ़रोख्त हुई है। ये फुटबॉल की तारीख की दूसरी महंगी तरीन जर्सी है। इससे पहले अर्जेंटीना के लेजेंडरी फुटबॉलर डिएगो मैराडोना की वो शर्ट जो उन्होंने 1986 के वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के खिलाफ हैंड ऑफ गॉड के नाम से मशहूर गोल करते वक्त पहनी थी, 4 साल कबल $93 लाख में फ़रोख्त हुई। अमेरिका ने गैर मुल्की स्टूडेंट, कल्चरल एक्सचेंज विजिटर्स और सहाफ़ियों के वीज़ों की मुद्दत से मुतालिक कवायद मज़ीद सख्त करने का फैसला किया है। नए ज़ाब्तों के तहत गैर मुल्की तलबा को 4 साल से ज़्यादा अरसे तक अमेरिका में क़याम की इजाज़त नहीं होगी, बशर्ते कि हुकूमत उनको ये इजाज़त दे। व्हाइट हाउस के मुताबिक सितंबर में नाफिज होने वाली पॉलिसी का मकसद वीज़ा कवानीन के गलत इस्तेमाल को रोकना और कौमी सलामती को मजबूत बनाना है। फीफा वर्ल्ड कप अपने अख्ताम को पहुंच रहा है। इतवार को न्यू जर्सी के मेट लाइफ स्टेडियम में स्पेन का मुकाबला दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना से होगा। इत्तलात के मुताबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप फाइनल में शिरकत करेंगे, हालांकि उन्होंने टूर्नामेंट के गुज़िश्ता 102 मैचों में किसी एक मैच में भी शिरकत नहीं की है। इसके अलावा हफ्ते के रोज़ तीसरी पोजीशन के लिए इंग्लैंड का मुकाबला फ्रांस से होगा। जापान में शाही खानदान के सुकड़ते हुए हुजम पर पाई जाने वाली तशवीश के बाद जापानी पार्लिमान ने शाही जानशीनी के कवायद में नरमी के एक मसवदा कानून की मंजूरी दी है। ऐवान बाला से जुमे को मंजूर होने वाला ये बिल न सिर्फ शाही खानदान को 15 साल से ज़्यादा उम्र के ऐसे दूर परे के मर्द रिश्तेदारों को खानदान में शामिल करने, बल्कि ख़वातीन को खानदान से बाहर शादी करने के बाद भी अपना शाही रुतबा बरकरार रखने की इजाज़त देता है। ताहम ये राइज कानून में मौजूद इस पाबंदी को तब्दील नहीं करता जो ख़वातीन को तख्त नशीन होने से रोकती है। I would like to refrain from commenting on issues pertaining to the institution. However, I believe the imperial household's presence and its activities are based on people's happiness and to share both joys and sorrows with them. Regarding the discussion about securing imperial house members, I hope to see a conclusion that can gain understanding of the people. जापान में खातून शहनशाह के हक में अवामी हिमायत वसी पैमाने पर मौजूद है। तहम मौजूदा शहनशाह की वाहिद औलाद शहजादी आई को कवायद में तब्दीलियों के बावजूद अब भी तख्त संभालने की अहल नहीं है। ये बिल गुज़िश्ता हफ्ते ऐवान ज़ेरी से भी मंजूर हो चुका है और तब्दीलियों के नाफिज होने से पहले हतमी कानूनी मराहल से गुजरेगा। जापान के कई दहाइयों पुरानी इम्पीरियल हाउस लॉ के तहत अगर 19 साला शहजादा हिसाहितों का कोई बेटा ना हुआ तो शाही जानशीनी का सिलसिला ख़त्म हो जाएगा। जापान दुनिया की कदीम तरीन मुसलसल मोरिसी बादशाहत रखता है, जिसका सिलसिला नसब तकरीबन 2600 साल पर फैला हुआ है। इस वक्त तख्त संभालने के लिए पहली तरजीह 60 साला फोमी हितो है, जो मौजूदा शहनशाह के छोटे भाई हैं। फोमी हितो के 19 साला बेटे शहजादा हिसाहितो जानशीनी की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर हैं। तीसरे नंबर पर और तख्त के लिए आखिरी अहल उम्मीदवार शहनशाह के 90 साला चचा हैं। इंडिया की शुमाली रियासत हरियाणा की 23 साला निशू देशवाल, जिन्हें ड्राइवर छोरी के नाम से जाना जाता है, कमर्शियल ट्रक चलाकर अपने खानदान की कफालत कर रही हैं। मर्दों का पेशा समझे जाने वाले इस शोबे में वो मुख्तलिफ चैलेंजेस के बावजूद अपनी अलग पहचान बना रही हैं। शुभराना पेश कर रहे हैं उनकी कहानी। मेरा नाम है निशू देशवाल और मेरी उम्र है 23 साल और यू सफर ड्राइवर छोरी का आज से 2 साल 4 महीने पहले शुरू होया था। सही से लेवल कर दे भाई। वाहन में थोड़ी बेरा हुआ कि छोरी चलावा है गाड़ी या छोरा चलावा है। काम का तो यूं है, देखो सुबह उठते हैं घर का रूटीन शुरू हो मेरा, क्यों घर के काम भी करवाने पड़े हैं और उसके बाद फिर गाड़ी का काम शुरू हो जा। पापा बोलते हैं बुकिंग आ गई तो चाबी उठावा सीधा बुकिंग पर निकल जावा। हमने यूं भी नहीं पता होता हम कै घंटे में वापिस आवांगे, के पता हम पूरी रात भी नहीं आवा सुबेरे आवा। पता एक टाइम ऐसा हो जावा है बुकिंग लगातार चले हैं। अभी सीजन का टाइम हुआ गेहूं का धान का, उस टाइम गाड़ी नॉन स्टॉप चले हैं दिन रात। मैंने एक दिन में 16 घंटे ड्राइव किया है। डर लगता है आपको?
नहीं बोल लगता ये तो डर खुल गया पिकअप ने खोल दिया था डर तो फिर मैंने ड्राइविंग लाइन में निकलूंगी माँ के तो मैंने हैवी साधन चलाने पड़ेंगे तो उस खातर मैंने हैवी लाइसेंस बनवाया था। अरे 90 बड़का मैं अकेली लड़की थी जो हैवी लाइसेंस बनवाने लाग रही थी उस टाइम पे। कहीं अगर कई बार मेरे वाली गाड़ी पापा भी ले जाऊंगा तो भी यूँ हो जाओ हो ड्राइवर छोरी की गाड़ी आ रही है तो बहुत खुशी मिला है पापा ने। कई बार तो ऐसा हुआ गाड़ी नहीं घेर लिए मैं ड्राइवर छोरी आ रही है लेकिन कई बार पापा हुए हैं। महिलाओं का के मंथली रूटीन है जो एक हफ्ते की छुट्टी है तो वो आदमियों का वो चीज नहीं है लेकिन लड़की ने वो एक हफ्ता पता कितना पेनफुल हुआ वो चीज लेकिन जब आप ड्राइविंग माँ लड़की ने वो चीज एडजस्ट ही करनी पड़े वो उस चीज से छुट्टी नहीं ले सकती कि हाँ मैं यह चीज से छुट्टी ले लूं। ओके बाय। बुकिंग आ गई तो साथ के साथ में ही चलना पड़े चाहे आपका कहीं भी पेन हो बुखार हो जुकाम हो कोई फर्क ही नहीं पड़ता उस चीज से। शुरुआत में जब मैंने गाड़ी चलाना शुरू करी देखो आसपास में तो सबका अगर छोरी तक गाड़ी चलाना सकावा है बेरानी किट लेकर जाओगे इसने बेरानी के करवाओगे इसने। देखो मम्मी तक बोलिया था एक बार कि लड़की बड़ी हो गई है तो इस तक सूट पहनना सीखा क्योंकि शुरू से मेरी ड्रेसिंग सेंस यही है जोन से कपड़े भाई के आए सेम टू सेम मेरे कपड़े आई। गामा में कहें छोरी की जात है तो पता नहीं के मान रहे हैं इस चीज ने कि छोरी के नहीं कर सकती एक सूट तक ही सीमित रखा है एक सूट में लड़की सेफ है वहां ने थोड़ी बेरा हुआ कि या छोरी चलावा है गाड़ी या छोरा चलावा है। तू लड़की है तू पढ़ अगर तुमने नहीं पढ़ना 12 तना पढ़ावा नहीं गे तेरा ब्याह कर देंगी। आज भी है या सोच जब लड़कियां ने इतना सपोर्ट करने लग रहे अब थोड़ा लड़कियां ने भी कर दो। अगर वही सपोर्ट लड़कियां ने मिल जावे तो बहुत सारी लड़कियां आज अपने पैरा पकड़ी मिलेंगी। एक लड़की ना पके समझा करती सीमित कसन मंजो झाड़ू पोछा करया बस लड़की सीमित है नहीं भाई लड़कियां जहाज चलावा उसके टाइम पे कुछ मैंने भी कह दे के मेडल ले आई ना भाई मैं मेडल ना ले आई तुम तक हमारी बाण तो लियान लाग रही है हम तो कुछ सीखन तो लाग रहे हैं ना। अच्छा फील हुआ उस टाइम की हाँ मेरी गाड़ी ने हमारा पूरा परिवार ठीक कर दिया। जनूबी कोरिया में शरीक हयात की तलाश नौजवानों के लिए मुश्किल होती जा रही है जबकि मुल्क में शरह पैदाश भी दुनिया में सबसे कम सतहों पर शुमार होती है और उम्र रसीदा अफराद की तादाद में भी तेजी से इजाफा हो रहा है। ऐसे में बुद्ध मत खानकाहों में डेटिंग का नया रुझान कैसे फरोग पा रहा है देखिए हमारी इस वीडियो में। 저는 좀 밝고 긍정적이신 분 좋습니다. 전략이요? 귀여움으로 하겠습니다. I want to have some baby and family, you know. I really like to care somebody. 민호 씨. 좋습니다. 잘 되어가려고요? 지금 말 못해요. 루비. 알코올 수압 갖고 다니면서 이렇게 계속 닦고 다닌다고 하는 거예요. 근데 저 그거 하루 마지막 루틴이거든요. 별이 닮았다. 다른 면에서도요.
89 बरस की उम्र में वफात पाने वाले सर गारफील्ड सोबर्स का शुमार बजा तौर पर 20वीं सदी के 5 अजीम तरीन क्रिकेटर्स में किया जाता है। उन्हें क्रिकेट की तारीख के बेहतरीन ऑल राउंडर्स में से एक बल्कि बिलाशुबा सबसे बेहतरीन ऑल राउंडर के तौर पर याद रखा जाएगा। 2 दहाइयों पर मुहित उनके टेस्ट कैरियर की बदौलत बारबाडोस के कौमी हीरो सोबर्स को वेस्ट इंडीज में एक लेजेंड की हैसियत हासिल थी और रिटायरमेंट के फौरन बाद उन्हें नाइट का एहसास दिया गया। तमाम इंग्लैंड में भी उन्हें बड़ी मोहब्बत और एहतराम से याद किया जाएगा, जहां उन्होंने काउंटी टीम नॉटिंघमशायर की नुमाइंदगी की। इसी टीम की जानिब से खेलते हुए उन्होंने उस वक्त रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज करवाया जब वो पेशावराना क्रिकेट में 1 ओवर में 6 छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज बने। जिस दौर में सोबर्स ने क्रिकेट की दुनिया में कदम रखा, उस वक्त कोचेस अपने खिलाड़ियों खेल के पहलू में महारत रखने वाले मल्टी डायमेंशनल क्रिकेटर बनने पर जोर नहीं देते थे। ताहम इसके बावजूद सोबर्स एक ऑल राउंडर की बेहतरीन मिसाल थे। मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करने वाले सोबर्स न सिर्फ एक जारे मिजाज बल्लेबाज थे, बल्कि वो 3 मुख्तलिफ अंदाज में बाउलिंग करने की सलाहियत भी रखते थे। इसके अलावा वो शानदार फील्डर और करीबी पोजीशन पर बेहतरीन कैच लेने वाले खिलाड़ी भी थे। हकीकत यह है कि वो अक्सर नई गेंद के साथ बाएं हाथ से फास्ट मीडियम बॉलिंग का आगाज करते और फिर जब गेंद कुछ पुरानी हो जाती तो वो बाएं हाथ से ऑर्थोडॉक्स स्पिन या बाएं हाथ की रिस्ट स्पिन बॉलिंग भी करते थे। उनकी बैटिंग और फील्डिंग की महारतों को भी शामिल कर लिया जाए तो वो किसी भी कप्तान के लिए एक मिसाली खिलाड़ी थे, एक ऐसा खिलाड़ी जो बेक वक्त 5 क्रिकेटर्स की सलाहियतें समेटे हुए था। I hit the first 4 and that was all right, and I didn't. The 5th one was a little bit of a controversial. I was on my way, but I mean the television show you clearly the man, he didn't catch it and stop. He and the ball went in at the same time, and the umpires discussed it and they thought it was 6. Well, then I thought, well, this one have to go. Doesn't matter where he pitched this one, I have to hit this one. I'm not going to miss it. I am going to hit it. Even if it's a wide, I'm going to chase it down because I want it to be unique. पाकिस्तान के शहर बालाकोट के रिहायशी मास्टर शफीकुर रहमान ने सन 2005 में पाकिस्तान के शुमाल मगरबी इलाकों और उसके ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में आने वाले हौलनाक ज़लज़ले में अपने ख़ानदान के 8 अफराद को खो दिया था। इनमें से 7 अफराद की लाशें तो मिल गई थीं, लेकिन उन्हें अपने 5 साला बेटे की गायबाना नमाज जनाजा ही अदा करनी पड़ी थी, क्योंकि बहुत कोशिशों के बाद भी उन्हें इनकी लाश नहीं मिली थी। लेकिन 21 साल बाद आखिरकार उनके बेटे की बाकियात मिल गई। ये कैसे मिली? तफसीलात ज़ेबीसी रीड्स में समरा फातिमा से। एक वालिद जिन्होंने 21 बरस कबल ज़लज़ले में लापता हो जाने वाले अपने बेटे की नमाज जनाजा पढ़ी थी, उन्हें इतने साल बाद उस वक्त करार आया जब मौज़ाती तौर पर उनके बेटे की बाक़ियात मिल गईं। 21 बरस कबल ज़लज़ले में हलाक होने वाले उनके बेटे की उम्र 5 बरस थी। घर में तामीराती काम के दौरान जब ये बाक़ियात मिली तो ये कैसे कन्फर्म हुआ कि ये उनके बेटे की ही बाक़ियात हैं? मैं हूं समरा फातिमा और मुझसे आज सुनिए इसी बारे में मज़ीद तफसीलात BBC रीड्स में। इस रिपोर्ट की बाज़ तफसीलात सुनने वालों के लिए तकलीफदेह हो सकती हैं। बालाकोट के रिहायशी मास्टर शफीकुर रहमान ने सन 2005 में पाकिस्तान के शुमाल मगरबी इलाकों और उसके ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में आने वाले हौलनाक ज़लज़ले में अपने ख़ानदान के 8 अफराद को खो दिया था। उनमें से 7 अफराद की लाशें तो मिल गई थीं, लेकिन उन्हें अपने 5 साला बेटे की गायबाना नमाज जनाजा ही अदा करनी पड़ी थी, क्योंकि बहुत कोशिशों के बावजूद भी उन्हें उनकी लाश नहीं मिली थी। लेकिन 21 बरस बाद आखिरकार उनके दिल को करार आया उस वक्त जब मौज़ाती तौर पर घर में तामीरात के दौरान उनके बेटे की बाक़ियात मिली। मास्टर शफीक ने BBC उर्दू को बताया कि हमें घर में कुछ कमरे बनाने थे और मजदूर पिलर्स की तामीर के लिए मशीनों से खुदाई कर रहे थे। इतने में हमें बच्चे के कपड़े नजर आए तो हमने काम रोक दिया और थोड़ी तलाश के बाद हमें बच्चे की बाक़ियात भी मिल गईं। मास्टर शफीक बताते हैं कि 21 बरस कबल उनके बच्चे की उम्र सिर्फ 5 बरस थी। उनके मुताबिक उन्हें अब सिर्फ बच्चे की हड्डियां मिली हैं, ताहम उनके कपड़े और जूते दुरुस्त हालत में हैं। मास्टर शफीक अपने सबसे छोटे बेटे की लाश मिलने पर खुदा का शुक्र अदा करते हुए नजर आए, लेकिन साथ ही उनकी आंखों के सामने वो मंजर भी ताज़ा हो गया जब उनके इलाके में एक क़यामत बरपा हुई थी। पाकिस्तान में 8 अक्टूबर 2005 को आने वाला 7.6 शिद्दत का ज़लज़ला मुल्क की तारीख की बदतरीन कुदरती आफात में से एक है। उस ज़लज़ले के सबब मुल्क भर में 73,000 से ज़्यादा अफराद हलाक हो गए थे, जबकि तकरीबन 70,000 अफराद ज़ख्मी और कोई 35 लाख से ज़्यादा अफराद बेघर हो गए थे।
उस ज़लज़ले में सबसे ज़्यादा तबाही पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों बालाकोट, मानसहरा, बडग्राम और शांगला जैसे इलाकों में हुई थी, जहां पूरे के पूरे गांव और कस्बे चंद लम्हों में मलबे का ढेर बन गए थे। बालाकोट इस सानहे का मरकज़ था क्योंकि ये फॉल्ट लाइन के करीब वाक़ है। मास्टर शफीक कहते हैं कि जब ज़लज़ला आया तो उनके 7 साला बड़े बेटे स्कूल में थे और वो उधर ही अपनी जान से हाथ धो बैठे, जबकि 5 साला जमाल घर पर ही था। उन्होंने मजीद कहा कि वो बच्चे की बाक़ियात मिलने पर खुदा के शुक्रगुजार हैं। उन्होंने बताया कि ज़लज़ले में उनके घराने के 8 अफराद की जानें चली गई थीं। उसमें उनके 2 बेटे, अहलिया, वालिद और भाई शामिल थे। वो अपने बेटे जमाल का जिक्र करते हुए कहते हैं कि अल्लाह की अमानत थे और उसने हमसे ये अमानत वापस ले ली, लेकिन हम अब इस कर्ब से निकल आए हैं कि उसकी लाश नहीं मिली थी। जमाल शफीक की नमाज जनाजा के बाद उनकी बाक़ियात तदफीन कर दी गई हैं। जब मास्टर शफीक से पूछा गया कि जब ज़लज़ले के बाद मलबा हटाया जा रहा था तो उनके बेटे की लाश क्यों नहीं मिल सकी, तो उनका कहना था कि ज़लज़ले के बाद हमने भरपूर कोशिश की थी, कई दिनों तक तलाश का काम जारी रहा। मलबा हटाया जा रहा था लेकिन जमाल का कुछ भी पता नहीं चला। काफ़ी कोशिशों के बाद फिर हम उम्मीद खो बैठे थे। जमाल की लाश मिलने से जहां उनके वालिद का गम हल्का हुआ है, वहीं इलाके के मकीनों को एक बार फिर उस हौलनाक ज़लज़ले की यादों ने जकड़ लिया है। मुकामी सहाफ़ी जुल्फ़िकार अली पीर को मास्टर शफीक के घर पर मौजूद थे जब 5 साला जमाल की बाक़ियात निकाली जा रही थीं। उन्होंने BBC उर्दू को बताया, इलाके में 21 साल पहले आए ज़लज़ले का गम ताज़ा हो गया। वो मंजर फिर सबकी आंखों के सामने आ गया जब शदीद ज़लज़ले के बाद हर घर से लाशें निकाली जा रही थीं। और सामीन, इसके साथ ही आज का सैरबीन भी अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे और मेरी पूरी टीम को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए, लेकिन इजाज़त लेने से कबल अब तक की खास खबरें। सऊदी अरब के शहर रियाद में गैस सिलेंडर धमाके में पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले कम से कम 5 मजदूरों की हलाकतों की इतलात सामने आने पर रियाद में पाकिस्तानी सफारतखाने ने अफसोस का इजहार किया है। पाकिस्तान के मुकामी ज़राए अबलाग की खबरों के मुताबिक 15 जुलाई को रियाद के इलाके मनफूहा की रिहायशी इमारत के एक कमरे में गैस सिलेंडर के लीकेज और फिर फटने से धमाका हुआ था। BBC को हलाक होने वालों के रिश्तेदारों ने बताया कि इस वाक़े में कम से कम 5 अफराद हलाक हुए हैं, जिनका ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला मानसेरा से है। हलाक होने वालों में से 3 सईद, आबिद और अब्दुर्रहमान जल्लू मानसेरा के रिहायशी थे, जबकि सफ़ीर का ताल्लुक जाबा बालाकोट और रुस्तम गांधिया मानसेरा से थे।